चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स इन फिजिक्स का लेक्चर 3। मैथमेटिक्स इन फिजिक्स लेक्चर 3। तो लास्ट के लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइंस की तरह अलग अलग तरह की स्ट्रेट लाइन देखी थी। 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, कैसे एक पॉइंट और एक स्लोप से लाइन निकालते हैं, कैसे 2 पॉइंट से लाइन निकालते हैं, और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम उसी को उस पर थोड़े अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो एक, उसकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन का क्वेश्चन है पॉइंट्स का क्वेश्चन। A body starts moving with an initial velocity u. A body a body starts moving with an initial velocity u and acceleration a, and acceleration equal to a, velocity acceleration here. Plot its velocity versus time graph. प्लॉट करना velocity versus time graph showing all the important points. Velocity versus time graph showing all the important points. कैसे होगा ये? b इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें पता है। ये कोई इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, 9th क्लास में पढ़ा है। b इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो b इक्वल टू इसे ऐसे लिख लो, a डॉट टी प्लस यू, और इसे कंपैरिजन करो किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो इससे क्या पता लगा, हमारा हमारा c है वो u हो गया, और हमारी जो m है वो एक्सेलरेशन हो गया, और x वेरिएबल था इस केस में, y इक्वल टू mx प्लस। अब हमारे केस में v इक्वल टू ए टी प्लस यू में t वेरिएबल है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। दो केस बनेंगे इसमें। दो केस कैसे बनेंगे, देखो, टू केसेस आर पॉसिबल। टू केसेस आर पॉसिबल। फर्स्ट केस क्या हो सकता है? बॉडी है हैज एक्सेलरेशन इन इट्स स्पीड। फर्स्ट केस लिखो, देखो फर्स्ट केस, द बॉडी हैज एन एक्सेलरेशन, द बॉडी हैज एन एक्सेलरेशन that is its speed keep on increasing. The body has an acceleration that is its speed keep on increasing. और सेकंड कौन सा केस हो सकता है? The body has an, ये था एक्सेलरेशन और ये है डी डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। The body has a deceleration that is its speed keep on decreasing, its speed keep on decreasing. इसमें इसमें जो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, और इसमें हमारी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि डेसेलरेशन सेकंड केस। तो हमारे कंपैरिजन से देख लिया ये है। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा, जिसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है मतलब फर्स्ट केस एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन होने का मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू एम है जो वो है पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेटिंग है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है। और हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है ही। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा फर्स्ट केस का? इसका ग्राफ ऐसा आएगा कुछ, ये होगी थीटा, और ये है टाइम, और ये है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी। ये वाला ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, v इक्वल टू ए टी प्लस यू, ये वाला। तो टाइम वेरिएबल है, स्लोप क्या होगी इस केस में? टेन थीटा, टेन थीटा स्लोप होती है हमारी, और थीटा है, तो ये होती है एक्सेलरेशन बराबर इक्वल टू एम है, ये है पॉजिटिव।
तो ये है पॉजिटिव, और इसे इंटरसेप्ट क्या होगा, ये यू होगा। और सेकंड केस कौन सा होगा, सेकंड केस जिसमें डेसलरेशन है, तो उस केस में कैसे होगा, उस केस में होगा ग्राफ हमारा ऐसे, ये ऐसे जा रहा होगा इनिशियल वेलोसिटी से, और ऐसे इस साइड ऐसे, और ये ऐसे, इसकी कुछ वेलोसिटी है और वो डिक्रीज होती जा रही है, डेसलरेशन है इसकी। तो इसकी स्लोप कितनी होगी, नेगेटिव होगी, टेन थीटा नेगेटिव होगा, टेन थीटा इक्वल टू एम इक्वल टू ए, ये है नेगेटिव इस केस में, ये है टाइम, ये है वेलोसिटी। तो ये कैसा ग्राफ है, ये है, अगर कुछ ए नेगेटिव मान ले तो इसे कुछ ऐसे मान सकते हैं, माइनस ए टी, ए, ये ए मैग्नीट्यूड है, माइनस ए टी प्लस यू, ये इसका ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ठीक है। दो तरह के केस पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टू बॉडीज, टू बॉडीज, two bodies start from the same point along a straight line. Two bodies start from a start from the same point along a straight line on two parallel tracks. On two parallel tracks. The first body has an the first body has an first body कैसी है, has an u equal to 10 meter per second and a equal to 1 meter per second square. The second body has, देखो आगे, the second body कैसी है हमारी, second body has u equal to 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सलेरेशन कितनी है, a इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ बना। क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट, आफ्टर हाउ मेनी टाइम विल देयर वेलोसिटी बी इक्वल, आफ्टर हाउ मच टाइम, हाउ मच, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम विल देयर वेलोसिटी बी इक्वल, एंड सेकंड पार्ट लिखो, will their velocity be equal, second part, on the same graph plot the, on the same graph, on the same graph plot the velocity versus time graph of both bodies, plot the velocity versus time graph of both bodies, showing the point where their velocity become equal, showing the point, showing the point where their velocity become, where their velocity become equal, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट बॉडी है ए बॉडी, इसकी कुछ एक्सलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी कितनी इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड, और एक बी बॉडी है हमारी, बी, एक्सलरेशन कितनी है इसकी √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 5 मीटर पर सेकंड, और ये पैरेलल ट्रैक पे मूव कर रही है इन द सेम, अलोंग द सेम लाइन इन द पैरेलल ट्रैक, ठीक है। अब
v इक्वल टू यू, ये लिखो क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला है हमारा। तो कार कार ए के केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 10 प्लस 1 डॉट टी। तो इस केस में क्या है हमारा, एक्सेलरेशन पुट कर दो, वेलोसिटी पुट कर दो फर्स्ट बॉडी की। तो इस केस में क्या आ रहा है हमारा, दिस इंप्लाइज हमारी स्लोप कितनी आ रही है, 1 इक्वल टू टेन थीटा। ये टी के साथ स्लोप होती है, ये 1 आ रही है, टेन थीटा इक्वल टू 1 है, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और हमारा जो सी इंटरसेप्ट है वो ये है, सी इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट है जो जिसे सी बोलते हैं, वो है 10। सी की वैल्यू 10 आ रही है। और कार बी के केस में, कार बी के केस में वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 5 प्लस रूट थ्री टी। तो ये क्या बता रहा है हमारे, हमारी एम आ रही है रूट 3, तो टेन थीटा इसके बराबर हुआ, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और सी कितना है, 5। ये आ गया हमारा कार बी का केस। ठीक है, तो पहला हमारे क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल देयर वेलोसिटी बी इक्वल। तो इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल होएगी, इसका मतलब क्या होगा, बी ए इक्वल टू बी बी, दिस इंप्लाइज 10 प्लस टी इक्वल टू 5 प्लस रूट थ्री टी। तो आगे इसे टाइम निकालते हैं, दिस इंप्लाइज टाइम इक्वल टू 10 माइनस ये करके 5 बाय रूट 3 माइनस 1, 5 बाय रूट 3 माइनस 1 सेकेंड। ये हमारा टाइम आ गया। और अपलोड करते हैं ग्राफ दोनों का। फर्स्ट केस में जो हमारी ए है, ये हमारी ए थी, ये हमारी बी के लिए। तो ए का ग्राफ वाई इंटरसेप्ट 10 है, 10 से स्टार्ट होगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, ऐसे जाएगा। और इसमें स्लोप कितनी है, 45 डिग्री निकालना है हमने अभी। ये है हमारी कार ए। कार बी कैसे होगी, कार बी का 5 है इंटरसेप्ट, और ये 60 डिग्री पे जा रही है, 60 डिग्री पे ऐसे जाएगी, हम 45 से ज्यादा डिग्री हो गए, 60 डिग्री। तो यहाँ कहीं इस पॉइंट पे ये हमारा 10 है, ये टाइम है, ये है वेलोसिटी। दोनों ग्राफ एक ही उस पर प्लॉट कर रहे हैं। ये हमारा बी है। तो इस पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो रही है। तो ये कितना टाइम अभी निकाल लिया हमने, 5 बाय रूट 3 माइनस 1 सेकेंड। ये हमने टाइम निकाल लिया। अब इसमें नोट लिखो, लिखो नोट, नोट दैट बिफोर द टाइम टी इक्वल टू, नोट दैट नोट दैट देखो, नोट दैट बिफोर द टाइम टी इक्वल टू 5 बाय रूट 3 माइनस 1 सेकेंड, velocity of car A is more than velocity of car B. Velocity of car A is more than velocity of car B. And therefore, until this time, until this time, the distance traveled by car A, until this time, the distance traveled by car A is more than the distance traveled by car B. Is more than the distance traveled by car B. क्या मतलब, इस टाइम तक ऐसे ग्रेटर देन
एस भी है। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक दोनों दोनों एक साथ स्टार्ट हुए थे और इतने टाइम के लिए चले हैं, 5/√3 - 1, और इतने पूरे टाइम के लिए वेलोसिटी ऑफ बी से ज्यादा है। तो v इंटू टी इसका डिस्टेंस होगा और वी बी इंटू टी कार बी का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस ए का ज्यादा होगा ट्रेवल, मतलब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं आए हैं, बिल्कुल मतलब एक दूसरे के करीब नहीं पहुंचे हैं। इनमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ। बस इनकी ये है वेलोसिटी वो हो गई है, मतलब ऐसे कुछ केस हो रहा होगा ये। जैसे कार ए चली है, ये थोड़ी तेज गई है, कार कार ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है और ये इसकी 5 है। तो ये यहाँ कहीं पहुंच के इसकी वेलोसिटी, और ये यहाँ पर पहुंच गई होगी इतनी दूर। लेकिन दोनों की वेलोसिटी इस टाइम पे ये टी, इस टाइम पे ये यहाँ पहुंच गया है, और इस टाइम पे ये पहुंच गया है, और डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है। ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी इस पूरे टाइम के लिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी होगा। हाउएवर, आगे लिखो हाउएवर, हाउएवर आफ्टर दिस टाइम कार बी will cover more distance than car. However, after this time, देखो after this time, car B, car B will cover more distance than car A, than car A, क्योंकि इस टाइम पे इनकी वेलोसिटी सेम हो चुकी है। तो इस टाइम के बाद बीबी की एक्सेलरेशन तो हमें पता है ज्यादा है, ये एक्सेलरेशन है इसकी, ये स्लोप है एक्सेलरेशन, ये ज्यादा है इसकी। तो इस टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी इस टाइम तक सेम हो चुकी है दोनों की, अब इस टाइम के बाद इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। तो ये ज्यादा इसकी ज्यादा वेलोसिटी रहेगी इस टाइम के बाद हमेशा, तो ये ज्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगी कार ऐसे। तो लिखो नेक्स्ट, लिखो दी कार बी डेफिनेटली दी कार बी डेफिनेटली overtake the car A after this time. The car B definitely B will def the car B definitely overtake the car A after this time. After this time, and at that time, and at that time, B will be moving faster than car A. And after that time, car B will be moving faster than car A. ठीक है। और अब लिखो at the at the time of overtaking, at the time of overtaking, जब ओवरटेक कर रही है, both the car has traveled same distance, ओवरटेक कब करेगी, एक पॉइंट से स्टार्ट है दोनों, एक पॉइंट से, ये कुछ स्टार्टिंग लाइन टी इक्वल टू 0 है। तो जब ओवरटेक कर रहे होंगे तो एक जगह आ चुके होंगे, और हमारी जो ये है कार कार भी है, इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ओवरटेक के बाद सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इन दोनों ने, तो इसके बाद कार भी आगे निकल जाएगी, क्योंकि कार बी की एक्सेलरेशन कार ए से ज्यादा है। तो कार भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन कार से ज्यादा है जब ओवरटेक के बाद। तो लिखो एट द टाइम ऑफ ओवरटेक both the car have traveled an equal distance at the time of overtaking, both both the car have traveled an equal distance. जब ओवरटेक कर रहे हैं तो साथ साथ आ चुके होंगे, यानी कि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो फॉर्मूला क्या होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज होता है डिस्टेंस मोशन ऑफ डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन होता है ये। तो कार ए में लगाओ, ये कार ए
u इक्वल टू 10 है, a इक्वल टू 1 है। और कार बी का क्या? कार बी का है u इक्वल टू 5, a इक्वल टू √3। तो हमारा s कितना आया? s आ रहा आया हमारा 10t प्लस हाफ 1 √t²। ठीक है, और इसका क्या है? s इक्वल टू 5t प्लस हाफ √3t²। तो जब ओवरटेक कर रहे होंगे दोनों ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया होगा, ये इसे S2 बोल देते हैं, इसे S1 बोल देते हैं, सेम डिस्टेंस यानी कि S1। लिखो वाइल, लिखो वाइल ओवरटेकिंग, वाइल ओवरटेकिंग, वाइल ओवरटेकिंग S1 इक्वल टू, वाइल ओवरटेकिंग S1 इक्वल टू S2। S1 इक्वल टू S2 is this implies 10t प्लस हाफ t² इक्वल टू 5t प्लस √3/2 t²। तो इससे क्या आया? 5t इक्वल टू √3 माइनस 1/2 का t²। और इससे हमारा टाइम कितना आया? टाइम आया 2 × 5/√3 माइनस। ऑलमोस्ट जब वेलोसिटी सेम थी उसके ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली 2 टाइम्स जब टाइम हो चुका होगा पहले ही, तब उस टाइम पे ये ओवरटेक करते हैं। लिखो इसमें एक नोट लिखो छोटा सा, नोट लिखो। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, in this particular situation the time of overtaking will always be double of time, the time of overtaking will always be double of the time when their velocities are same, double of the time when their, when their velocities are same। यानी कि ये टाइम ऐसी, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में इसी केस में मतलब ऐसा हो रहा होगा कि हमारा जो ओवरटेक का टाइम है वो हो रहा होगा, डबल आ रहा होगा जो वेलोसिटी सेम होने के टाइम। तो इसका एक जनरल मेथड ड्राइव कर लेते हैं, प्रूफ, जनरल मेथड। तो मान लो ये कार है हमारी, इसका v1 वेलोसिटी है वो कितनी है? u1 प्लस ए, इसे ए टी बोल देते हैं, फॉर कार ए है, फॉर कार ए। ये जनरल में क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ये जनरल मेथड ड्राइव कर रहा हूँ। ये कार ए है और कार बी के लिए कितना होगा? कार बी के लिए होगा v2 इक्वल टू u2 प्लस a b t, कार बी के लिए। तो हमारी जब वेलोसिटी इक्वल होगी तो v1 इक्वल टू v2, तो दिस इंप्लाइज u1 प्लस a t इक्वल टू u2 प्लस a b t, u1 माइनस u2 इक्वल टू ab माइनस a टाइम्स t। दिस इंप्लाइज t इक्वल टू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय ab माइनस a। ठीक है, ये वेलोसिटी सेम होने का टाइम आ गया, जब वेलोसिटी सेम होगी दोनों की, और जब ओवरटेक कर रहे होंगे उस टाइम डिस्टेंस सेम होगा। S1 इक्वल टू S2, ओवरटेक का केस, ओवरटेक का u1t प्लस हाफ a t² इक्वल टू u2t प्लस हाफ ab t²। तो हमारा ये क्या हो गया? u1 माइनस u2 टाइम्स t इक्वल टू हाफ
तो यहाँ से हमारा टाइम कितना आया, 2 टाइम्स u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय ए बी माइनस ए। ये पता लग गया हमें, ये ऑलमोस्ट इंटू 2 है इसका, तो ओवरटेक का टाइम ऑलमोस्ट इंटू 2 हो जाता है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स, car car starts from rest and moves with a velocity which increases, car starts from rest and moves with a velocity which increases at a rate of 1 meter per second, rate of 1 meter per second। आगे लिखो, कार बी however start with, car B however start with an initial velocity 10 meter per second, an initial velocity 10 meter per second, and its velocity decreases at the rate of 1 meter per second, and its velocity decreases at the rate of 1 meter per second, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। और कार की वेलोसिटी 0 है इनिशियल, और एक्सेलरेशन बताइए मैंने 1 मीटर पर सेकंड। प्लॉट देयर वेलोसिटी टाइम कर्व, क्वेश्चन है प्लॉट देयर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। showing the time when their velocities are equal, showing showing the time when their velocity are equal। क्वेश्चन हमारा, तो कारें, तो कारें है जो, उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इस केस में एक्सेलरेशन 1 है, वेलोसिटी 0 है, तो 1 डॉट टी इक्वल टू टी, ठीक है। और कार बी v2 इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वल टू कितना, ये 10, और एक्सल डिक्रीज हो रही है स्पीड, तो इसका मतलब डेसेलरेशन -1 डॉट टी इक्वल टू 10 माइनस टी। तो v1 इक्वल टू v2 क्या होगा, कब होगा, t इक्वल टू 10 माइनस टी, दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा, वेलोसिटी है, टाइम है, ये है 10 बाय इंटरसेप्ट कार बी के केस में, कार बी, और कार ए कैसी होगी, कार ए का ऐसा आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वाई इंटरसेप्ट 0 और एक्सेलरेटेड है, तो ये ऐसा, तो इस पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो ये टाइम आया है जो हमारा, ये टी इक्वल टू कितना है, 5 सेकेंड, ये हमारी कार ए है। और ये कार बी की हमें पता है कितनी है, एक्सेलरेशन -1 है, ये टी का कोफिशिएंट क्या है, -1 इक्वल टू एम इक्वल टू टेन थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा कितना हुआ, टेन थीटा, -45 डिग्री कह दो, तो यहाँ से ये -45 डिग्री है, मतलब 45 डिग्री है नेगेटिव डायरेक्शन। मैंने कहा था ना, एंगल हमेशा इस डायरेक्शन पॉजिटिव होते हैं और इस डायरेक्शन में
इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होते हैं और इस डायरेक्शन में नेगेटिव होते हैं। तो -45 है तो इस डायरेक्शन में 45 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 45 हो गया, तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये हो गया 135। तो क्या कह सकते हैं हम, स्लोप कितनी कहेंगे इसकी, या तो कह लो 10, एक्स एक्सिस से देखनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या तो 10 -45, या कह दो 10, एक्स एक्सिस से देखना है इस केस में 10 130, कुछ भी कह सकते हैं। ये 10 माइनस थीटा -10 थीटा के बराबर होता है, तो ये -1045 हो जाएगा, इक्वल टू -1 ही आएगा। और 10 135 है जो, इसे 1090 प्लस 45 लिखो, तो ये कितना हो जाएगा, 90 होता है तो कोट में चेंज होता है, कोट, और नेगेटिव होता है 10 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस कोट 45, तो ये भी कितना आया, माइनस। तो दोनों से सेम ही आएगी, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, पैराबोला। पैरा, कौन बोला, पैराबोला, लिखो इसमें, पैराबोला, द ग्राफ, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई is a straight line. The graph of a linear equation in x and y is a straight line. Similarly, when we have a quadratic equation, similarly, when we have a quadratic equation in x and y, in x and y, then the graph of such equation is a parabola. Then the graph of such equation is a parabola. तो क्या कह रहा है इसमें कि लीनियर इक्वेशन होती थी तो एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन होती है तो स्ट्रेट लाइन बनती थी, लेकिन अब क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक हमें पता है डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक केस, तो लिखो इन जनरल, इन जनरल दी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स एंड वाई is given by y equal to ax square plus bx plus इससे दी जाती है। here a here here a comma b and c are constants। y और x में रिलेशन है, ए बी सी सब कांस्टेंट है, और x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, तो x की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी y की भी वैसे वैसे वैल्यू चेंज होगी। तो कुछ ये किस तरह पैराबोला इस तरह का दिखता है कुछ, देखो ये होता है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस तरह के टाइप का पैराबोला, जिसमें ये हमारा जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, अपवर्ड होता है। जब a ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड होएगा, अपवर्ड, इसका मुंह खुला है ना ऊपर की तरफ, तो ये अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। डाउनवर्ड किसे कहेंगे, डाउनवर्ड जिसमें a लेस देन 0 होगा। ये एक्स वाई एक्सिस है हमारी, एक्स वाई एक्स वाई, तो ये है डाउनवर्ड पैराबोला। इसके किस तरह का होगा, ऐसा होगा -x² प्लस 2x प्लस 4, -x² प्लस 2x प्लस 4, इस तरह का होगा। और डिस्क्रिमिनेंट भी पढ़ा है हमने जूनियर क्लास में, b² - 4ac कहते हैं जिसे, डिस्क्रिमिनेंट b²-4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है, रूट्स निकालने के लिए निकालते थे ना, जब 0 होता था तो हमारे रूट्स दोनों सेम आते थे, तो इसका मतलब
पैराबोला ना उस डिस्क्रिमिनेंट केस में कि ऐसे टच टच करके निकल जाता है, बस टच करके निकल जाता है, डी इक्वल टू जीरो। अगर कट नहीं करता, यहाँ पर तो दो जगह कट कर रहा है ना, यहाँ पॉजिटिव की वैल्यू फिर नेगेटिव होगी फिर दोबारा पॉजिटिव, यहाँ टच करेगा बस हल्का सा एक पॉइंट पे। और डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन जीरो होता है तब अपवर्ड ऐसे होता है, और कहीं भी टच नहीं करता, ना कट करता ना टच करता, हमारे एक्स वाई एक्सिस के ऐसे ऊपर रहता है। ठीक है, डी लेस देन जीरो कैसे। तो रूट्स कैसे होते हैं हमारे, वाई इक्वल टू ए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू माइनस बी वाई होता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, एक्स वन इंटू एक्स टू सी वाई। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालते हैं, लिख लो डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये रूट्स हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है, एक्स वन की वैल्यू पुट करूंगा इसमें तो वाई जीरो हो जाएगा, या एक्स टू की वैल्यू पुट करूंगा तो वाई जीरो हो जाएगा। जो फंक्शन की वैल्यू जीरो करते हैं वाई वैल्यू, वो रूट्स कहते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन एक्स टू। तो इसमें पुट कर दो ये दोनों वैल्यूज यहाँ से, ये दोनों, कितना होगा माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस फोर इंटू सी बाई ए, कितना हुआ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस फोर सी बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट है, तो ये कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का अंडर रूट, ये अंदर वाला डी होता है डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसे, और ये ए स्क्वायर का अंडर रूट करके ये ए आ गया, ये आ गया हमारा डिफरेंस ऑफ रूट्स। रूट्स में कितना डिफरेंस होगा ये होगा, यहाँ लिख लो दी दी क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड discriminant d is called discriminant of this equation, discriminant d of this equation। ठीक है, तो फॉर फॉर y इक्वल टू जीरो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यूज हमें पता है क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो एक रूट क्या आया, एक्स वन क्या आया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है, और एक्स टू क्या आया एक्स टू आया माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये आएगा। और ये मोड का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, बस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये पूरे का ये यहाँ पर बाहर भी इसके मोड लगा दें,
कि जैसे मोड अगर -5 का हो तो इक्वल टू 5 होता है, और मोड +5 का भी इक्वल टू 5 होता है। बेसिकली ये साइन को रिमूव कर देता है और इसका जो वैल्यू है बस वो बताता है। मॉडुलस कहते हैं। मोड मोड बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। वैल्यू बताता है, ये साइन नहीं कंसिडर करता। लिखो x1 x2 हमने निकालने हैं, लिस्ट में लिखो these these are the points, these are the points where parabola intersect the x-axis, where parabola intersect the x-axis and or called the root of the equation, the roots of the equation। ठीक है, these are the point where parabola intersect and the x-axis, and x-axis को intersect करता है और ये रूट्स भी कहा जाता है इन्हें। तो इफ d ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब ये इस तरह के होंगे, रियल होंगे। रियल रियल का मतलब है इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं तो रियल रूट्स होते हैं। एक्स एक्स एक्सिस के या टच करें इंटरसेक्ट करें तब रियल रूट्स होते हैं। तो ये रियल होंगे और डिस्टिंक्ट हो गए, मतलब अलग अलग होंगे। ये हो गया x1, ये हो गया x2। और सेकंड नेक्स्ट केस, इफ d इक्वल टू 0 तो क्या होता है, रूट्स आर इक्वल। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके का। यहाँ से टच करके निकल जाएगा एक जगह बस, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ टच करके निकल जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, डी तो 0 हो ही चुका है, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू -b/2a। ठीक है। और कौन सा केस होगा, इफ d लेस देन 0। इसमें लिखो द रूट्स आर इमेजिनरी 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 नंबर को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं। ये तुम मैथ में अच्छे से पढ़ोगे क्या होता है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, अभी बस जान लो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इस केस में ग्राफ ऐसा बनता है, हमारा हवा में होता है, एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा। यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ टच कर रहा था। इस केस में ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, हवा में रहेगा, मतलब कोई रियल रूट नहीं आएगा। एक्स एक्सिस पे जब टच करता है यानी कि वो टच या कट करता है, यानी कि वाई एक्सिस, वाई की वैल्यू 0 होती है, उसे ही रूट बोलते हैं। लेकिन इस केस में कभी होगा ही नहीं वैसा, तो इसके रियल रूट आएंगे ही नहीं। रूट आएंगे वो होंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे क्या होता है। लिखो व्हेन व्हेन x इक्वल टू 0 इन y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। जब x 0 होगा देन y इक्वल टू x 0 पुट कर दिया, क्या है y इक्वल टू c। इसका मतलब है डेट इज दी, लिखो दी पैराबोला, लिखो दी पैराबोला इंटरसेक्ट दी y एक्सिस, दी पैराबोला इंटरसेक्ट दी y एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एट द पॉइंट 0 कोमा c। दी पैराबोला इंटरसेक्ट दी y एक्सिस एट द पॉइंट 0 कोमा c, हेंस देखो आगे, हेंस c is again called the y intercept, and c is again again called the
y इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस पे लोकेटेड होगा ये, इसे y इंटरसेप्ट बोलते हैं। फॉर c इक्वल टू जीरो, c की वैल्यू कब जीरो होगी फॉर c इक्वल टू जीरो? the parabola passes through through the origin, through the origin, that is c जीरो हो गया तो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो इसमें तो y भी जीरो आ गया, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है जब c जीरो होता है। हम्म, ठीक है। तो देखो एक एक केस देखो, नेक्स्ट शीट पे आते हैं। जैसे हमारा सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स है x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो c इक्वल टू जीरो है हमारा, c इक्वल टू जीरो है, तो इससे क्या पता लगा, जैसे ये केस है हमारा, ये लेते हैं, c जीरो है तो ओरिजिन से पास करेगा, और ऐसे है, ऐसा पैराबोला, तो इस केस में c तो जीरो है और हमारा a ग्रेटर देन जीरो क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। तो अब हमें बताना है b कैसा होगा, b। तो सम ऑफ रूट क्या होंगे, सम ऑफ रूट अगर मैं कहूँ सम ऑफ रूट, इसे मैं सम ऑफ रूट को एस से डिनोट कर देता हूँ, बड़े एस, एस। अगर सम ऑफ रूट है वो ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा एक रूट तो जीरो हो गया और दूसरा कुछ x2 हो गया, वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि x2 भी ग्रेटर देन जीरो है। तो जब सम ऑफ रूट भी ग्रेटर देन जीरो और ये c इक्वल टू जीरो और a ग्रेटर देन, तो इस तरह का पैराबोला बनेगा, एक पॉइंट यहाँ से पास करेगा और दूसरा रूट पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट करेगा दूसरा, ठीक है। मतलब हमें कैसे देखना है, पहले ये पैराबोला मत देखो, ये पैराबोला, पैराबोला एक बार के लिए भूल जाओ। तो तुम्हें क्या बता दिया, तुम्हें ये बता दिया कि सी जीरो है हमारा, तो तुम्हें ये पता लग गया ओरिजिन से पास करेगा, ए ग्रेटर देन जीरो, तो तुम्हें ये भी पता लग गया कि अपवर्ड पैराबोला। अब तुम्हें ये सी जीरो से पास करेगा यानी कि ओरिजिन से पास करेगा, यानी एक रूट तो जीरो हो गया, और हमें ये बता दिया सम ग्रेटर देन जीरो है, तो एक जीरो है तो दूसरा रूट ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इससे हमें क्या पता लग गया, दूसरा रूट ग्रेटर देन जीरो होने के लिए पैराबोला इस तरीके का बनेगा, इस तरीके, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, एक एक केस हो सकता है जब हमारा सी जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है, और अब की बार सम है जो सम ऑफ रूट्स वो लेस देन जीरो, तो क्या होगा, जीरो प्लस x2 लेस देन जीरो। एक रूट तो सी जीरो है तो एक रूट तो जीरो ही हो गया, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, और x2 लेस देन जीरो, दूसरा रूट भी, दूसरा रूट नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो इससे क्या पता लगा कैसा पैराबोला बनेगा, इस तरीके का बनेगा, एक जीरो जीरो से पास होता हुआ और एक आएगा नेगेटिव वैल्यू, ए ग्रेटर देन जीरो तो अपवर्ड तो होगा ही, ठीक है। लिखो, if the, लिखो if the sign of, if the sign of, next, next लिखो, if sign of A and C is opposite, is opposite, आगे लिखो, if we want
if we want one root to be positive and one root to be negative, one root to be positive and one root to be negative, then their product will be negative. Then their product will be negative. Then their product will be negative, which means C and A must have opposite signs. Must have opposite signs. क्यों ये कैसे कह दिया हमने? एक रूट क्या बोला मैंने? नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है, तो x1 इंटू x2 मल्टीप्लाई किया इनका तो लेस देन 0 होगा। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये इक्वल टू सी बाई ए होता है, बराबर होता है, तो ये लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 होने के लिए यानी कि इसका मतलब क्या है? सी बाई ए है नेगेटिव, तो उसके लिए क्या होगा? अगर सी पॉजिटिव हुआ तो हमारा ए नेगेटिव हो जाएगा, और हमारा सी अगर नेगेटिव हुआ तो हमारा ए हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब सी और ओ के ऑपोजिट साइन है। ठीक है, देखो आगे। इन द इक्वेशन नेक्स्ट पैरा में लिखो, एक पैरा लिखो। इन द इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिखो द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम will be a parabola. Displacement and time will be a parabola passing through origin. Passing through origin. That is, ये कौन सा फॉर्मूला है? x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी क्वाड्रेटिक है तो ये भी पैराबोला होगा। तो पैराबोला कैसे होगा? ये हाफ ए टी स्क्वायर लिख लो इसे, और इसे लिख लो यू डॉट टी प्लस 0। ठीक है, तो इसे कंपैरिजन करो किससे? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमारा कंपैरिजन के बाद c आया 0, b इक्वल टू यू आया, और हमारा a कितना आया? हाफ ए। ये एक्सेलरेशन वाला a है, और ये हमारा कोफिशिएंट वाला a है। ये दोनों अलग अलग है, ये एक्सेलरेशन वाला है, ये वाला एक्सेलरेशन का है। ये हमारा सिंपल ए बी सी जो कोफिशिएंट होते हैं वो है। तो हमारे ये कोफिशिएंट कितना आया? एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा ये क्या है? इस केस में ए क्या होगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, और ये कितना है? 0 है। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और तो x1 प्लस x2 कितना होगा? बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो माइनस बी बाई कितना होगा? नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव हुआ। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? और सी 0 है, तो एक पॉइंट तो यहाँ से पास करेगा ओरिजिन से, और x1 प्लस x2 नेगेटिव होने के लिए दूसरा रूट नेगेटिव होगा। तो ये ग्राफ इस तरीके का बनेगा वैसे तो, ऐसे, और ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये टाइम, और ये क्या होगा? डिस्टेंस, ये होगा टाइम। लेकिन टाइम नेगेटिव तो होता नहीं हमारा, माइनस टी तो नेगेटिव टाइम नहीं होता, तो इस ग्राफ को नहीं ड्रॉ करेंगे। तो हमारा ग्राफ सिंपली आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? यहाँ ड्रॉ करते हैं इसे, ये हमारा ग्राफ इस तरह का दिखेगा।
ये टाइम डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें ए भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, यू भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। चलो फिर आज इस लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पर।